स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या कंसेप्ट है? रेडियो एक्टिविटी में हम बात करते हैं डिके की। तीन तरह के डिके होते हैं। डिके का मतलब कि पेरेंट न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होता है डॉटर न्यूक्लियस में। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? इट्स अ प्रोसेस। रेडियो एक्टिविटी क्या है? इट्स अ प्रोसेस in which parent nuclei disintegrates into daughter nuclei by emitting either an alpha particle, beta particle and gamma radiation. So तीन तरह के एमिशंस होते हैं। एक होता है अल्फा पार्टिकल का एमिशन, एक होता है बीटा पार्टिकल का एमिशन और साथ में निकलता है गामा रेडिएशंस। सो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा तो उसमें तीन तरह के पार्टिकल निकलते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल में तीन तरह के पार्टिकल निकलते हैं। एक होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, अभी डिटेल में बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है तो वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। बीटा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। गामा रेडिएशन है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो कहां निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है और गामा रेडिएशन होता है। अब बीटा पार्टिकल अगर मैं एक सिंपल टर्म बोलूं तो बीटा पार्टिकल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बीटा प्लस, एक बीटा माइनस। अभी आता हूं उसकी डिटेल में, पर अगर मैं सिर्फ बीटा बोलता हूं तो ये बीटा माइनस है। अगर कुछ नहीं लिखते बाय डिफॉल्ट, अगर कभी आपको बोला बीटा पार्टिकल, सो दैट इज बीटा माइनस, नेगेटिव वाला बीटा पार्टिकल। ठीक है, इनका क्या क्या मतलब होता है अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, He2 4। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। अगर कोई पेरेंट न्यूक्लियस उसमें से अल्फा डिके होता है, अगर कोई डिसइंटीग्रेट होता है कोई पेरेंट न्यूक्लियस, लेट्स से XZA, ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ अल्फा में, इसमें अल्फा निकल रहा है, तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएगा और मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाएगा। बैलेंसिंग कर सकते हो। साथ में निकलती है एनर्जी। अभी आज हम इसकी थोड़ी मैथमेटिकल डिटेल्स की भी बात करेंगे। साथ में निकलती है एनर्जी। सो अल्फा डिके में क्या होता है? अल्फा डिके में हीलियम न्यूक्लियस निकलता है He2 4। जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है उसमें एटॉमिक नंबर गेट्स रिड्यूस्ड बाय 2, मास नंबर गेट्स रिड्यूस्ड बाय 4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सो इसकी प्रॉपर्टीज, अल्फा पार्टिकल एमिट्स carries double the positive charge of proton and is which is equal to the charge of helium nucleus. Mass of alpha particle is roughly 4 times the mass of hydrogen atom, that is, it is equal to the mass of helium nucleus. The above two properties establish that alpha particle is equivalent to the helium nucleus. No problem. पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, the velocity of alpha particle is 1.4 into 10 to the power 7 to 2.1 into 10 to the power 7. ये कम वेलोसिटी है, कम है, 10 to the power 7 होने के बावजूद ये कम है, क्योंकि ये पार्टिकल का मास ज्यादा होता है। आगे जो बीटा पार्टिकल्स पढ़ोगे उसका मास इससे कम होता है, तो उसकी स्पीड और ज्यादा होगी। बिकॉज ऑफ लार्ज मास, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। ज्यादा मास होने की वजह से पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, बीटा की ज्यादा होती है, गामा की और भी ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ लार्ज मास एंड लार्ज वेलोसिटी, अल्फा पार्टिकल हैज लार्ज आयनाइजिंग पावर। ये जिन पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, नोट्स में है आपके ये सब, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। Range of alpha particle in air depends upon the radioactive source producing it
At normal pressure, the range of the alpha particle is from 3 to 8 centimeter. काम नहीं आएगा ज्यादा. Alpha particle produce fluorescence in certain substances like barium, platinocyanide and zinc sulfide. Alpha particles affect photographic plates slightly. Alpha particle is deflected by electric and magnetic fields क्योंकि charged है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स में डिफ्लेक्ट होगा. अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू थिन मेटल फॉइल्स. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड एट स्मॉल एंगल बट फ्यू आर स्कैटर्ड बाय मोर देन 90 डिग्रीज. ये कौन सा है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड वाला, उसमें गोल्ड फॉइल था. ये जनरल किसी भी मेटल के लिए बात कर रहा है. अल्फा पार्टिकल्स कॉज बर्न्स ऑन ह्यूमन बॉडी. अल्फा पार्टिकल्स ऑन बीइंग स्टॉप प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट. मास ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. दूसरा जो टाइप का पार्टिकल होता है दैट इज बीटा पार्टिकल. अब बीटा पार्टिकल दो तरह का होता है. बीटा दो तरह का होता है. एक होता है बीटा प्लस, एक होता है बीटा माइनस. बीटा प्लस इज इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस इज पॉजिट्रॉन. बीटा प्लस जो है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन. और बीटा माइनस कौन है? वो है पॉजिट्रॉन. बीटा प्लस जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन और बीटा माइनस जो है वो कौन है? पॉजिट्रॉन. ठीक. अब जब बीटा पार्टिकल निकलता है, पहली बात ये हम जितने भी एमिशंस की बात कर रहे हैं ये एमिशन न्यूक्लियस के अंदर से होता है. तो न्यूक्लियस के पास तो बीटा पार्टिकल है नहीं. न्यूक्लियस के पास कौन है? न्यूक्लियस के पास है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस के पास है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स हैं और साथ में न्यूट्रॉन्स हैं. तो इसमें से बीटा कैसे निकलेगा? मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूं. ये केमिकल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? पार्ट लेते हैं. बट जो ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो किससे होता है? वो कौन से पार्टिकल्स करते हैं? जो कि न्यूक्लियस के अंदर हो. तो बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं. अब वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता तो वो पार्ट कैसे लेगा? जब न्यूक्लियस में वो है ही नहीं तो वो पार्ट कैसे लेगा? इसके लिए होता क्या है, जब बीटा माइनस, मैंने उल्टा लिख दिया, प्लस में इलेक्ट्रॉन लिख दिया. ठीक है. अब बीटा माइनस यानी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? ध्यान देना. इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है? एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है एक प्रोटॉन में और साथ में निकलता है एक इलेक्ट्रॉन. साथ में निकलता है एक पार्टिकल जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो. तो न्यूट्रॉन ब्रेक होता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में. ये इलेक्ट्रॉन और ये एमिट हो जाते हैं और अंदर प्रोटॉन में कन्वर्जन हो जाती है. तो क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उतने ही है. तो अगर आपके पास XZ है और आपके पास बीटा माइनस एमिशन हुआ, E-1 0 लिखते हो इसको. चार्ज नंबर -1, मास नंबर 0. ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन यानी बीटा माइनस पार्टिकल. अगर बीटा पार्टिकल बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट बीटा पार्टिकल मतलब बीटा माइनस. बाय डिफॉल्ट इट्स बीटा माइनस, बाय डिफॉल्ट इट्स इलेक्ट्रॉन. सो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, एटॉमिक नंबर उसका रेज्ड बाय 1 हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ गए. मास नंबर रिमेन सेम क्योंकि न्यूक्लियॉन्स उतने ही रहे. साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो और साथ में निकलती है एनर्जी. ये होता है बीटा डिके में. बीटा डिके, बीटा माइनस डिके. अब बीटा प्लस डिके में क्या होगा? बीटा प्लस कैसे निकलता है? पॉजिट्रॉन कैसे निकलता है? उसमें एक प्रोटॉन ब्रेक करता है. प्रोटॉन ब्रेक करता है एक न्यूट्रॉन में, साथ में निकालता है पॉजिट्रॉन,
साथ में निकलता है न्यूट्रिनो, ये है पॉजिट्रॉन और ये है न्यूट्रिनो। पीछे क्या था? एंटी न्यूट्रिनो, अब कौन है? न्यूट्रिनो। तो अब होगा क्या? अगर आपके पास XZA है, ये Y और साथ में निकला E+1 0, तो यहां पे हो गया Z-1 और यहां पे हो गया A। एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 1 क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया, तो प्रोटॉन्स कम हो गए, पर मास नंबर सेम रहा क्योंकि वो प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हुआ? न्यूट्रॉन में। सो मास नंबर रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 1, साथ में निकला न्यूट्रिनो, साथ में निकली एनर्जी। ये हो जाता है आपका बीटा प्लस डिके। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना बोले तो बीटा डिके सिर्फ बोला हो तो वो क्या किस कैटेगरी में आ जाता है? बीटा माइनस में। सो अब ये प्रॉपर्टीज जो है बीटा माइनस की है सारी। बीटा पार्टिकल कैरीज 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb of negative charge, that is unit negative charge, which is charge of an electron. Mass of beta particle is 9.1 into 10 to the minus 31, which is same as that of electron. So velocity of beta particle is around 33 to 99% of velocity of light, which is very high. क्योंकि इसका मास बहुत कम है तो ये हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। मास बहुत कम है तो ये बहुत हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। बिकॉज ऑफ स्मॉल मास, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज वेरी लार्ज। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास कम है तो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। दे कैन इजिली पास थ्रू फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम। द बीटा पार्टिकल आयनाइज द गैस through which they pass, but the ionizing power is only 1/100 of alpha particle. अल्फा पार्टिकल से आयनाइजिंग पावर कम होगी क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, वो इजीली नॉकआउट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसीलिए उनकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होगी। रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर इज सेवरल मीटर्स। बीटा पार्टिकल कैन आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन सर्टेन मटेरियल्स लाइक बेरियम, प्लैटिनोसाइनाइड एंड जिंक सल्फाइड। दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, दे आर रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये चार्ज है। अब चाहे अल्फा पार्टिकल निकले चाहे बीटा पार्टिकल निकले, एनर्जी गामा की फॉर्म में निकलती है। एनर्जी जो होती है वो गामा की फॉर्म में निकलती है, और गामा पार्टिकल नहीं है, गामा क्या है? रेडिएशन है। अब क्योंकि वो रेडिएशन है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8। तो 3 into 10 to the power 8 है, ऑब्वियसली अब उसका मास कम है, उसका मास तो है ही नहीं, एएम वेव है, तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होगी, आयनाइजिंग पावर होगी नहीं क्योंकि मास नहीं है। सो पॉइंट्स ये ऐसे याद करो, गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, शोइंग दैट दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, दे आर ईएम वेव्स। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। रेस्ट मास ऑफ गामा रे फोटोन इज 0 क्योंकि ये फोटोन है, तो मास क्या होगा? 0। गामा रे ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, होगा कि नहीं? तीसरा, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक एक्स रेज। द वेवलेंथ ऑफ गामा रे फोटोन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एक्स रेज, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। गामा रेज हैव लार्ज पेनिट्रेटिंग पावर क्योंकि उनका मास लगभग खत्म है और स्पीड बहुत ज्यादा है। दे कैन पास थ्रू सेवरल सेंटीमीटर ऑफ आयरन एंड लेड। गामा रेज हैव गॉट स्मॉल आयनाइजिंग पावर। क्यों छोटी आयनाइजिंग पावर होगी? क्यों इनका मास कम है। गामा रेज कैन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन अ सब्सटेंस लाइक वेलेमाइट। गामा रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट मोर देन बीटा पार्टिकल क्योंकि मास कम है, स्पीड ज्यादा है। गामा रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। गामा रे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल ऑन विच दे मे फॉल। गामा रे कैन कॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब आते हैं असली खेल पे। ये सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं, हेडिंग डालो। आएंगे, हाँ मास सेम आएंगे, अभी डिटेल में आएंगे। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, अभी मैथमेटिकली भी आएगा। ये अभी थियोरेटिकल पढ़ा है तुमने, अभी सिर्फ एक ब्रीफ पढ़ा है, आज ही आएगा, मैथमेटिकल भी आएगा। ठीक है, अब जितना मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिखना है आपको। डेरिवेशन जो मैं बोलूंगा वो नहीं लिखनी, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखने हैं। जेई के लिए पढ़ रहे हो, ये सीबीएसई कोर्स में नहीं था कुछ भी, जेई के लिए है और एंट्रेंसेस के लिए है। सो सिर्फ आपको मैथमेटिकली मैं करूंगा सारा कुछ, आपको फाइनल एक्सप्रेशंस और बन कैसे रहा है, कैसे चीज में चेंज कर रहा हूं वो आना चाहिए। कंसेप्ट आता होगा तो इजी होगा। बाकी केमिस्ट्री में आपने किया है फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये सब किया है। चलो देखते हैं, हेडिंग डालो, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसको समझो, इसमें 5वां लॉ है वो लिखना, पहले 4 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले 4 समझो, 5th लिखना है। फर्स्ट क्या कहता है कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
radioactivity is a spontaneous process which depends on law of chance. That is, which nuclei is going to disintegrate depends on chance. मतलब ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा कि अगर इतने सारा न्यूक्लियस है तो पहले राइट वाला पहले डिसइंटीग्रेट करेगा, फिर लेफ्ट वाला करेगा, फिर बीच वाला करेगा, लेडीज फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं होता. कोई भी डिसइंटीग्रेट कर सकता है कभी भी. डिसइंटीग्रेट करने का मतलब या तो अल्फा निकालेगा या बीटा निकालेगा, साथ में एनर्जी निकालेगा. सो जब भी सेकेंड लॉ इसमें क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है ड्यूरिंग disintegration either an alpha particle is emitted or a beta particle is emitted along with gamma rays. No two particles can be emitted together. दो पार्टिकल्स एक साथ एमिट नहीं होंगे. ना तो दो अल्फा इकट्ठे निकलेंगे, ना दो बीटा इकट्ठे निकलेंगे, ना एक अल्फा एक बीटा इकट्ठे निकलेंगे. एक बारी में एक ही निकलेगा, चाहे अल्फा निकले चाहे बीटा निकले. ठीक है? अगर अल्फा निकलता है तो क्या होगा? If alpha particle is emitted, then atomic number of daughter nuclei is reduced by 2 and mass number by 4. ये तो अभी पढ़ा. अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, मास नंबर किससे कम हो जाता है? 4 से कम हो जाता है. चौथा, इफ बीटा पार्टिकल इज emitted, then atomic number of daughter nuclei is raised by 1 and mass number remains same. ठीक है? नो प्रॉब्लम. अभी पढ़ा ये. अब आ जाते हैं पांचवा. ये लिखना है आपको. इसका नाम है रेडियोएक्टिव डिके लॉ. रेडियोएक्टिव डिके लॉ क्या कहता है? रेडियोएक्टिव डिके लॉ कहता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लिखो स्टेटमेंट साथ साथ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इसका दूसरा नाम है एक्टिविटी. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग per second is directly proportional to the number of nuclei present
undecayed at that moment. किसी भी मोमेंट पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा, कितनी तेजी से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? उस वक्त अनडीकेड न्यूक्लियाई कितने हैं। जितने ज्यादा अनडीकेड न्यूक्लियाई होंगे उतना जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा। जितने ज्यादा अनडीकेड न्यूक्लियाई होंगे उतना जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा। मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी माइनस dN/dt is proportional to n. Rate of disintegration minus dN/dt is proportional to n. ये तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, पढ़ा हुआ है। चलो अब सामने देखो, अब लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझो प्लीज ये, क्योंकि अब सब इंटर रिलेटेड चीजें हैं। माइनस dN/dt इसको लिखते हैं लैम्डा टाइम्स n। इसमें लैम्डा कहलाता है डिके कांस्टेंट, डिके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। माइनस dN/dt इज लैम्डा n। लैम्डा कहलाता है डिके या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। माइनस dN/n इज लैम्डा dt। इंटीग्रेट करो, माइनस dN/n, नेक्स्ट पेज पे करता हूं। आपके पास आया माइनस dN/n इज इक्वल टू लैम्डा dt। इसको करो इंटीग्रेट लिमिट्स के साथ। इनिशियली 0 टाइम पे मान लिया n0 एटम्स हैं और t टाइम के बाद मान लिया n है। n0 क्या है? n0 है नंबर ऑफ, इनिशियल नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई और n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडीकेड एट टाइम t। t टाइम पे अनडीकेड कितने? n। अब 1/n का इंटीग्रेशन क्या होता है? log n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n, लिमिट n0 से n इज लैम्डा dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर नेचुरल लॉग ऑफ n माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n0 इज लैम्डा dt का इंटीग्रेशन t, माइनस उधर ले जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, नेचुरल लॉग ऑफ n बाय n0 इज माइनस लैम्डा t, लॉग को उधर ले जाओ, n बाय n0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t, क्रॉस मल्टीप्लाई, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t। पढ़ा है ना ये आपने? पढ़ा है ना? ठीक है। सो n बाय n0 केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। ये है किसी भी मोमेंट पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडीकेड होंगे। मतलब अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो n और t के बीच का रिश्ता क्या होगा? n है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और t टाइम के बाद कितने बचे, इसका रिलेशन होगा ग्राफिकल। इनिशियली n0 है, ऐसे चलेगा, एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, एक्सपोनेंशियल डिके। यहां तक बात समझ में आती है? पक्का। अब इसमें अगर मेरे को डिके कांस्टेंट को डिफाइन करना है, डिके कांस्टेंट क्या होगा? अगर मैं लैम्डा को 1/t सोच लेता हूं, लैम्डा को 1/t सोचा तो आपके पास n आ जाएगा n0 e टू द पावर माइनस 1। यस और नो? n आ जाएगा n0 e टू द पावर माइनस 1, मतलब n आ जाएगा n0 बाई e। तो आप क्या बोलोगे? डिके कांस्टेंट is the inverse of time. Decay constant is the inverse of time after which number of atoms या number of nuclei left undecayed becomes 1 by e times
ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम? पक्का समझ में आ गया ये कंसेप्ट? एकदम क्लियर है? श्योर? तो ये होता है आपका डीके कांस्टेंट का कंसेप्ट, ये होता है इसका कंसेप्ट। अब इसमें एक चीज और, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसके और एक्सप्रेशंस कैसे यूज हो सकते हैं? अदर एक्सप्रेशंस कौन कौन से यूज हो सकते हैं? अदर एक्सप्रेशंस इसके यूज हो सकते हैं, खुद सोचो। अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर दूं दोनों साइड, dn बाई dt, dn नॉट बाई dt, n नॉट कांस्टेंट है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो मैं dn बाई dt को क्या लिख सकता हूं? n नॉट इंटू माइनस लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यस और नो? लिख सकता हूं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? माइनस dn बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और ये क्या हो जाएगा? ओरिजिनल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इससे एक्सप्रेशन बनेगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज ओरिजिनल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये भी एक्सप्रेशन चलता है। इसी को आप रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की जगह एक्टिविटी भी लिख सकते हो। एक्टिविटी, ए स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी का एक ही मतलब है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एक्टिविटी इज ओरिजिनल एक्टिविटी इनटू ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये भी चलेगा। कई बार मास की टर्म्स में आ जाता है, खुद सोचो, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उतना ही ज्यादा मास होगा, मतलब इसको मास की टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, m इज इक्वल टू m नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मास लेफ्ट अनडिकेड इज ओरिजिनल मास विच वाज अनडिकेड इनटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये सब एक्सप्रेशंस न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं, सबके सब काम आ सकते हैं। इसके अलावा इससे एक चीज और बनती है जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ये एक्सप्लेन करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, आपको टाइम दूंगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? आधी जिंदगी। आधी जिंदगी का मतलब हाफ लाइफ। आधी जिंदगी का मतलब वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड क्या हो जाए? हाफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। सो हाफ लाइफ of a radioactive sample is the time after which number of nuclei left undecayed becomes half the original number of nuclei। ये तो पढ़ा हुआ है। आधी जिंदगी मतलब वो टाइम हाफ लाइफ का टाइम होगा अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट बाई 2 हो जाए। यही मतलब हुआ। मतलब n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n की जगह डालो n नॉट बाई 2 इज n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। n नॉट से n नॉट कट गया, उल्टा करो, 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी हाफ। नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ। नेचुरल लॉग ऑफ 2 होता है 0.6931 अपॉन लैम्डा, ये आ जाएगा हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ का फॉर्मूला कितना आया? 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, इससे एक और चीज पता लगी, लैम्डा के यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स क्या होंगे? लैम्डा के टाइम का उल्टा है। सो यूनिट्स ऑफ लैम्डा सेकेंड इनवर्स। टाइम के सेकेंड है तो ये उल्टा आ रहा है ना उसका, तो टाइम के क्या है? सेकेंड्स। यहां तक कोई दिक्कत? इसको कंसेप्चुअली अगर समझें तो ग्राफिकली जरा सीखो। ओरिजिनली मान लिया ये हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ अगर 5 मिनट्स है तो फुल लाइफ कितनी होगी? हाफ लाइफ अगर 5 मिनट्स है तो फुल लाइफ कितनी होगी? इंफिनिटी। खुद सोचो, ओरिजिनली n नॉट एटम्स है, एक हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे? आधे।
एन नॉट है तो उसका आधा, मतलब यहां पे आएगा एन नॉट बाई 2, मतलब एक हाफ लाइफ के बाद यहां पे हुआ ग्राफ, 2 हाफ लाइफ हो गई, फिर क्या हो गया, एक और बार आधे हो गए, एन नॉट बाई 4, 2 हाफ लाइफ बाद यहां पहुंचे आप, फिर आधे हो गए अगली हाफ लाइफ में, फिर क्या होगा, एन नॉट बाई 8, फिर आधे हो गए एन नॉट बाई 16, 2 से डिवाइड करते करते कभी आप 0 पे पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते। तो ये ग्राफ हमेशा इंफिनिटी तक जाएगा, हाफ लाइफ कुछ भी हो, फुल लाइफ हमेशा क्या होगी, इंफिनिटी। अब नोटिस करो ग्राफ कैसा बन रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके। तो वाई एक्सिस पे तो टच करता है, बट ये एक्स एक्सिस पे कभी टच नहीं करेगा, इंफिनिटी तक जाएगा। खुद सोचो, अगर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल है जो अनडिकेड है, तो जब शुरू में सपोज 100 थे और 5 सेकंड था हाफ लाइफ, तो 5 सेकंड बाद 50 रह गए, फिर 5 सेकंड बाद अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी तो कम हो गया। जब 100 थे तो ज्यादा न्यूक्लियस थे, जब 50 न्यूक्लियस रह गए अनडिकेड, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी तो कम होगा। तो अब अगले 5 सेकंड में 50 नहीं डिसइंटीग्रेट हुए, 25 डिसइंटीग्रेट हुए, फिर और स्लो हो गया, फिर अगले 5 साल 12.5 डिसइंटीग्रेट हुए, फिर अगले 5 साल 6.25 डिसइंटीग्रेट हुए, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी तो कम होता जाएगा। तो इंफिनिटी, फुल लाइफ हमेशा क्या होती है, इंफिनिटी। हाफ लाइफ कुछ भी हो जी। सर बट ये वाला पैराडॉक्स तो उसमें भी था डिस्टेंस वाले में कि डिस्टेंस का हाफ ट्रैवल करेंगे फिर हाफ ट्रैवल करेंगे तो इसके बाद मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकते। ये कब हुआ, था सर, कहां था, मतलब मैंने पढ़ा था गलत पढ़ा था, दिखाइए। फिर वो बाद में चीज अलग होगी ना बेटा, मेरे को दिखाना ना उसको। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान दो बेटा, यहां तक बात क्लियर है सबको। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो कि करीब 50-60% न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्या एक्सप्रेशन है ये, अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इफ ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एन नॉट है, सो आफ्टर 1 हाफ लाइफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एन नॉट बाई 2 हो गए, आफ्टर 2 हाफ लाइफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एन नॉट बाई 4 हो गए, आफ्टर 3 हाफ लाइफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एन नॉट बाई 8 हो गए, एंड सो ऑन। तो अगर नोटिस करो 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, सो आफ्टर n हाफ लाइफ्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, एन नॉट अपॉन 2 की पावर n, यस और नो। तो एक्सप्रेशन बना n बाय एन नॉट इज हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इसमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या होती हैं, ये होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हाफ लाइफ। सपोज 10 मिनट का टोटल टाइम है और 2 मिनट की हाफ लाइफ है, तो 10 मिनट में कितनी हाफ लाइफ्स कवर हो जाएंगी, 5 हाफ लाइफ्स, तो n नॉट बाय 32, 2 to the power 5। सो n बाय n नॉट इज हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो इसी एक्सप्रेशन को अगर हम और एक्सपैंड करें तो हमारे पास बनता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बाय ओरिजिनल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक्टिविटी बाय ओरिजिनल एक्टिविटी, मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स, ये होगा हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये बहुत काम आने वाला है न्यूमेरिकल्स में।
ये बहुत काम आएगा क्वेश्चंस में। यहां तक बात समझ में आती है? क्लियर है? पक्का? एक छोटी सी टर्म और, इसको बोलते हैं एवरेज लाइफ। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? सबका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, सबकी लाइफ को अगर मैं जोड़ दूं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो मान लिया ओरिजिनली एन नॉट न्यूक्लियाई थे, एन नॉट है ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। टी टाइम के बाद एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, सो आफ्टर टाइम टी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड जो है वो है एन। मान लिया टी टाइम जैसे ही खत्म हुआ, जस्ट उसके बाद डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए। टी टाइम जैसे ही खत्म हुआ, डीएन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए। तो उन डीएन की लाइफ कितनी हुई? टी। मानते हो? मतलब 10 मिनट बाद 3 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो गए। तो वो 3 न्यूक्लियाई जिंदा कितनी देर तक थे? मतलब अनडिकेड कितनी देर तक थे? 10 मिनट्स तक। तो तीनों की टोटल लाइफ कितनी हुई? 30 मिनट्स। एक की 10, दूसरे की 10, तीसरे की 10, तो तीनों की टोटल कितनी हुई? 30 मिनट्स। सो बेसिकली मैंने क्या बोला? लेट जस्ट आफ्टर टी टाइम डीएन एटम्स, डीएन न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। डीएन न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, देयरफॉर टोटल लाइफ ऑफ डीएन न्यूक्लियाई वो हो गया टी इंटू डीएन। सो एवरेज लाइफ कितनी हुई? एवरेज लाइफ ऑफ सैंपल वो हुआ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड इंटीग्रेशन टी डीएन। इनिशियली डीएन है, डीएन मतलब कितने डिसइंटीग्रेट हुए? इनिशियली एक भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, फाइनली सारे हो गए। एक सॉरी, इनिशियली एक भी नहीं हुआ, फाइनली सारे हो गए। यस और नो? पहले एक भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था और फाइनली सारे मारे गए, जो कि हमेशा कब होगा? इन्फिनिटी पे जाके, जिसको कभी तुम पहुंच नहीं सकते, पर होगा कब? इन्फिनिटी पे जाके। तो पहुंच जाओगे कब? इन्फिनिटी पे जाके। यहां तक बात समझ में आई? नाउ इंटीग्रेट कैसे करें? टी और डीएन दोनों वेरिएबल हैं। एक्सप्रेशन क्या है? n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। डिफरेंशिएट करो, dn बाई डी टी एन नॉट माइनस लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो dn कितना हुआ? माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। होगा कि नहीं? लिमिट भी चेंज होगी। अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है, मतलब ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ई टू द पावर लैम्डा टी की वैल्यू इंफिनिटी हो गई, मतलब t की वैल्यू इंफिनिटी हो गई। और अगर n की वैल्यू n नॉट है, हाँ तो बेटा लैम्डा कांस्टेंट है, तो t इंफिनिटी नहीं हुआ। हाँ, e टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी नो, e तो 2.71 होता है ना। हाँ ठीक है। सो n अगर n नॉट के इक्वल है तो e टू पावर माइनस लैम्डा टी 1 के बराबर हुआ। एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो t इज 0। ठीक है। इंटीग्रेट करो इसको, इसको इंटीग्रेट करें, लिमिट चेंज करो।
एवरेज लाइफ को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। वन बाय एन नॉट इंटीग्रेशन टी एज इट इज dn की वैल्यू माइनस लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, लिमिट इंफिनिटी टू 0। एन नॉट से एन नॉट काट दो, माइनस से लिमिट्स पलट दो, तो लैम्डा बाहर 0 टू इंफिनिटी, एन नॉट से एन नॉट कट गया, टी ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। क्या लगेगा? बाईपाथ्स लगाओ। फर्स्ट फंक्शन कौन सा? टी। सेकंड फंक्शन कौन सा? ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। लिमिट्स का रह गया, इसमें लिमिट डलती है दोनों में, याद है ना? लिमिट दोनों में डलती है, लिमिट दोनों में डलती है, और इसमें अब लिमिट डलेगी। वैल्यू डालो, लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा बाहर, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी। ई टू पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी। ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0। अपर लिमिट डाला तब भी 0, लोअर लिमिट डाला तब भी 0, माइनस ये हो गया प्लस 1 बाय लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। लैम्डा ये टर्म 0, 1 बाय लैम्डा अपर लिमिट, एक मिनट, एक लैम्डा मिस हुआ मुझसे, एक बार दोबारा। यहां तक तो क्लियर है ना सबको? सो लैम्डा बाहर, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। एक लैम्डा मिस हो गया यहां पे, एक लैम्डा यहां पे मिस हो गया मुझसे, ये एज इट इज रहने देता हूं, प्लस 1 बाय लैम्डा। समझ गए ना कौन सा वाला? ये दूसरी बार इंटीग्रेट होना है ना, पहली बार में एक और होगा ना, तो यहां पे एक और बार इंटीग्रेट हुआ तो यहां माइनस आ गया और यहां लैम्डा स्क्वायर हो गया। 1 बाय लैम्डा स्क्वायर ई टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 माइनस ई टू पावर 0 1, कट के आया 1 बाय लैम्डा। सो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला कितना हुआ? एवरेज लाइफ का फॉर्मूला हुआ 1 बाय लैम्डा, मतलब 1 बाय लैम्डा क्या होता है? 0.69, लैम्डा क्या होता है? 0.6931 अपॉन हाफ लाइफ, तो ये आ जाएगा 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ। ये होता है एवरेज लाइफ का फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन मैंने आपको सिर्फ आपकी जीके के लिए कराई है, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे काम के कौन कौन से पॉइंट्स हैं एक बार दोबारा आ जाता हूं मैं, उन एक्सप्रेशंस पे स्टार लगाता हूं जो आपको दिल से याद होने चाहिए, जो कि कभी भी काम आएंगे। सबसे पहला एक्सप्रेशन ये, R इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लैम्डा टाइम्स n होता है, पहला ये। दूसरा एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तीसरा एक्सप्रेशन ये, R इज इक्वल टू R नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। देखो यहां पे मैंने वही डाला, लैम्डा टाइम्स n नॉट को मैंने R नॉट डाला है, वो एक्सप्रेशन बना। ये एक्टिविटी वगैरह के सेम एक्सप्रेशंस, इसमें हाफ लाइफ का ये एक्सप्रेशन, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा। और ये वाला एक्सप्रेशन में फाइनल रिजल्ट याद होना है, मैथमेटिकल कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, बताना है मेरा फर्ज था कि कैसे बना, तो आपको चीज समझ में आनी चाहिए। इसके यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिविटी के, रेडियो एक्टिविटी का मतलब, रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के यूनिट्स। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं? सबसे पहला यूनिट है क्यूरी। क्यूरी होता है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिकेज पर सेकेंड। पहला ये याद होना चाहिए, क्यूरी, CI लिखते हैं, क्यूरी 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिकेज पर सेकेंड। दूसरा है रदरफोर्ड, ये होता है 10 टू पावर 6 डिकेज पर सेकेंड, और ये 1 डिके पर सेकेंड कहलाता है बैक्यूरल, BQ, 1 डिके पर सेकेंड।
तो ऐसा यूनिट कौन सा हुआ? बैक्यूरल, BQ. सो आप बोल सकते हो 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10 टू पावर 10 बैक्यूरल और 1 रदरफोर्ड इज 10 टू पावर 6 बैक्यूरल्स. यहां तक समझ में आ गया? करें इसके क्वेश्चंस. तो सबसे पहले जितने फॉर्मूलाज थे और जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको एक बार लिख लो. 5-10 मिनट का समय है, 5-7 मिनट का समय है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, पहले ये प्लीज लिख लो. इनमें जो जो अगर कोई पॉइंटर नहीं क्लियर है तो अभी पूछ लो. नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं. सामने ध्यान दीजिए, ये आपके असाइनमेंट बुकलेट के क्वेश्चंस हैं. सामने ध्यान दो बेटा, पहले ध्यान दो. कह रहा सीक्वेंस ऑफ स्टेपवाइज डिकेज ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस. दिस इज गिवन इफ द न्यूक्लियन नंबर nucleon number and atomic number for D2 are respectively 176 and 171. What are the corresponding values for D and D4? तो ये कैसे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं. जरा ध्यान दो. सबसे पहले आप D की बात करो. D, D1, D2, D, D1, D2, D3, D4. ये हुआ, ये 4 है. क्या क्या डिके हो रहे हैं? पहले अल्फा बीटा अल्फा अल्फा. कुछ नहीं बोला हो अगर तो बीटा कौन सा होगा? बीटा माइनस. ठीक है, आपको वैल्यूज कौन सी दी हैं प्लीज ध्यान देना. अप्रोच समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है. द सीक्वेंस ऑफ स्टेप वाइज डीकेज दिया हुआ है. द वैल्यू इफ द न्यूक्लियन नंबर मतलब मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर फॉर D2 इज 176 एंड 71. 176 और ये 71. यही है, ये गिवन है, ये गिवन है. अब आप सबसे पहले सीक्वेंस लिखो. एक मिनट, इसको बाद में यूज करेंगे. अब आप सीक्वेंस लिखो. सबसे पहले इस पे आ जाओ. इसको Z और A लिख लो. Z और A. अल्फा निकला तो ये हुआ Z-2 A-4. बीटा निकला तो ये हुआ Z-1 A-4. एटॉमिक नंबर रेज्ड बाय 1, मास नंबर रिमेन सेम. फिर अल्फा निकला, एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2, मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4. फिर अल्फा निकला, एटॉमिक नंबर इज अगेन रिड्यूस्ड बाय 4, मास नंबर इज रिड्यूस एटॉमिक नंबर बाय 2, मास नंबर बाय 4. मानते हो बेटा? अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A-4 किसके बराबर दिया हुआ है? 171, 176. और Z-1 किसके बराबर दिया हुआ है? 71. तो इससे A आ गया 180 और Z कितना आ गया? 72. अब आपको जो निकालना निकाल सकते हो. आपको किसके लिए निकालना है? D के लिए. तो D के लिए A कितना हो गया? 180 और Z कितना हो गया? 72. और किसके लिए निकालना है? D4 के लिए निकालना है. D4 के लिए एटॉमिक नंबर कितना, मास नंबर कितना है? A-12 मतलब 180 - 12 मतलब 168. और Z कितना है? Z-5 मतलब 72 - 5 मतलब 67. क्लियर? अप्रोच समझ में आ गई? एक खांचा लिख लो, जो वैल्यू पता है उस हिसाब से फिर सब निकल जाएंगे. क्लियर है? अप्रोच कैसे करनी है? सेकंड देखो, पहले कुछ मैं कर रहा हूं फिर तुमसे भी करवाऊंगा. सेकंड पे ध्यान दो. 25 क्वेश्चन टोटल है. पहले 5-7 मैं करता हूं फिर तुमसे करवाऊंगा कुछ. अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5 years. हाउ लॉन्ग विल इट टेक द एक्टिविटी टू रिड्यूस टू 3.125%? सो एक्टिविटी आपको चाहिए 3.125% ऑफ ओरिजिनल. यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ. सो A/A0 3.125/100. ये हो गया 1/32. यस और नो? 1/32 मतलब आपने पढ़ा है A/A0 क्या होता है? हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1/32. तो n कितना आ गया? 5. नंबर ऑफ हाफ लाइफ 5 आने का मतलब टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हाफ लाइफ कितना हुआ? 5. मतलब टोटल टाइम कितना हुआ? 5 टाइम्स हाफ लाइफ. हाफ लाइफ कितनी दी हुई है? 5 years. आंसर कितना आया? 25 साल. समझ में आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट. हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल इज 20 minutes. T half आपको दिया है 20 minutes.
what fraction of this sample will remain undecayed after 80 minutes? टोटल टाइम दिया है 80 मिनट, 80 मिनट बाद कितना फ्रैक्शन अनडिकेड रह जाएगा? तो n बाय n नॉट इज हाफ की पावर टाइम अपॉन हाफ लाइफ का टाइम, लिख सकता हूं नंबर ऑफ हाफ लाइफ को। सो कितना आया? n बाय n नॉट इज हाफ की पावर 4, मतलब n हो जाएगा 1 बाय 16 टाइम्स n नॉट। सो कितना फ्रैक्शन लेफ्ट अनडिकेड? 1 बाय 16। समझ में आ गया? कितना डिके हो गया? 15 बाय 16। इजी, आसान क्वेश्चंस है, मुश्किल नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इसके। 4 देखो, हाफ लाइफ ऑफ U 92-238 अगेंस्ट अल्फा डिके इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 17। हाफ लाइफ आपको दी हुई है 1.5 इंटू 10 टू पावर 17 सेकेंड्स। What is the activity of the sample having 25 into 10 to power 20 atoms? एक्टिविटी निकालनी है, हाफ लाइफ पता है और एक्टिविटी निकालनी है। एक्टिविटी निकालने का मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालना है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी एक्टिविटी क्या होता है? माइनस लैम्डा टाइम्स नंबर। यस और नो? यहां पे नंबर ऑफ एटम्स पता है हमें, मतलब लैम्डा निकालना पड़ेगा। अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स n। अगर मैग्नीट्यूड लेता हूं तो माइनस, तो ये शो करता है ना, माइनस dn बाई dt इज एक्टिविटी, तो एक्टिविटी लैम्डा टाइम्स n हुआ। सो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे? लैम्डा और हाफ लाइफ का रिश्ता क्या होता है? लैम्डा इज 0.6931 अपॉन हाफ लाइफ। सो 0.6931 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 टू पावर 17 पर सेकेंड। ये क्या हुआ? लैम्डा। तो एक्टिविटी क्या होगी? लैम्डा यानी 0.6931 अपॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 17 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 25 इंटू 10 टू पावर 20। मानते हो बेटा? कटेगा, 10 टू पावर 17 से ये कैंसिल हुआ, कितना बचा? 10 टू पावर 3। सो 693.1 इंटू 25 अपॉन 1.5 यानी 15 बाई 10 यानी 3 बाई 2। इसको अराउंड 693 ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 231। सो 231 इंटू 50 मतलब 5 5 दिया 15 5 दूनी 10 11 11550 डिके पर सेकेंड यानी बैक्यूरल। समझ में आई बात? इजी लगा? मुश्किल तो नहीं है। 4 हो गए, 2 और करता हूं फिर तुम करना। 5th, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 100 ईयर्स। बेटे सामने समझ लो पहले प्लीज। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 ईयर्स। हाफ लाइफ सैंपल की है 100 ईयर्स। Calculate in how many years will the activity will decay to 1/10 of its original value. So activity 1/10 of original activity हो जाए, यही बोला। कितना होगा? A by A naught is 1/10। A by A naught होता है हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ये 1/10 मतलब 2 टू पावर n किसके बराबर आया? 10 के। कैसे निकालूं? ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लॉग ले लो। n log 2 बेस 10 वाला इज 1। log 10 क्या होता है? 1 होता है। बेस 10 वाला ले रहा हूं मैं, लॉग लिखा ln नहीं लिखा। n कितना हुआ? 1 अपॉन log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है कि नहीं होती? log 2 बेस 10 वाला 0.3010, तो n आ गया 1 अपॉन 0.3010, मतलब टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ का टाइम इज 0.3010। सो टोटल टाइम कितना हुआ? नहीं, इज 1 अपॉन 0.3010। सो ये हो गया हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय 0.3010। हाफ लाइफ कितनी है? 100 ईयर्स डिवाइडेड बाय 0.301, निकल जाएगा।
कितना आंसर आएगा? 332.32। कैलकुलेट कर लोगे? लॉजिकली क्लियर? अब लास्ट कर रहा हूं, उसके बाद आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई इनिशियली कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। एक्स है और वाई है, दोनों का ओरिजिनल एन नॉट मान लिया। देयर हाफ लाइफ आर 1 hour and 2 hour। हाफ लाइफ ऑफ एक्स इसको बोल दिया 1 hour, हाफ लाइफ ऑफ वाई ये है 2 hours। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आफ्टर 2 hours। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का रेशियो निकालना है दोनों का 2 घंटे बाद, मतलब टी दोनों केस में कितना है? 2 hours। टी दोनों केस में कितना है? 2 hours। सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसमें कितनी हो गई? 2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसमें कितनी हो गई? 1। ये सुनो, सो नंबर ऑफ एटम्स एक्स में कितने बचेंगे? ओरिजिनल इंटू हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ एटम्स वाई में कितने बचेंगे? ओरिजिनल इंटू हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। यस और नो? मानते हो? ठीक है, अब मैं वो करने जा रहा हूं जो बच्चे गलती से करते हैं। nx by ny, n0 कट गया, क्या बचा? 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2, आंसर आ गया 1/2। गलती है इसमें, जो नंबर का रेशियो है वही एक्टिविटी का रेशियो होता है, अभी पढ़ा ना हमने। जो नंबर का रेशियो होता है वही एक्टिविटी का रेशियो होता है। देखो आंसर मैच नहीं हुआ, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो जो हमने बात की थी वो एक सैंपल की थी, उस एक सैंपल के लिए लैम्डा दोनों का सेम था तो लैम्डा कट गया था। आर प्रोपोर्शनल टू एन होता है, उसमें एन आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है? लैम्डा। वो किस पे डिपेंड करता है? हाफ लाइफ पे। हाफ लाइफ एक सैंपल की है, वो तो सेम ही रहेगी पूरे में, बट यहां दो अलग अलग सैंपल्स की बात कर रहे हैं, दोनों की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी। मतलब आपको करना क्या होगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का रेशियो निकालना है एक्स का और वाई का। ये होगा लैम्डा ऑफ एक्स इंटू नंबर इन एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ वाई इंटू नंबर इन वाई। भाई लैम्डा डिफरेंट होगा यहां पे। लैम्डा डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि हाफ लाइफ दोनों की डिफरेंट है। हाफ लाइफ सेम थोड़ी ना इस केस में, ये दो अलग अलग सैंपल्स हैं। वो एक ही सैंपल में हम लैम्डा कांस्टेंट लेते थे, ये दो अलग अलग सैंपल्स हैं, तो लैम्डा दोनों में फर्क होगा। लैम्डा किसके इनवर्स होता है? हाफ लाइफ के। तो ये क्या बन जाएगा? nx अपॉन tx ny अपॉन ty, ये एक्सप्रेशन आएगा। nx अब करो, वैल्यू डालो, nx अपॉन ny इंटू ty बाई tx। nx अपॉन ny कितना आ रहा है? 1/2। tx अपॉन ty कितना हो गया? 2/1। एक मिनट, nx अपॉन ny कितना आ रहा है? 1/2। ty बाई tx कितना हो गया? 2/1। आंसर कितना आ गया? 1:1। समझ में आई बात? आपको मालूम है जब ये कोर्स में था ना सीबीएसई के, तो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आया समझ? मुश्किल तो नहीं है? पक्का? ये मैंने 6 तक की है, इसके बाद 7th 8th 9th 10th 11 12 9 10 11 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक पहले आप करो, फिर 15 तक मैं करूंगा। जल्दी 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 हाथ चलाओ। चलिए सामने ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट फॉर रेडियम हुज हाफ लाइफ इज 1620। तो रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट होता है लैम्डा, लैम्डा होता है 1 बाय हाफ लाइफ, सीधा सीधा आंसर 1 बाय 1620 पर ईयर। अब आपको कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर लो, फालतू क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा
ओ सॉरी हाफ लाइफ है, सॉरी एवरेज सोच के कर दिया, 1/0.693 अपॉन हाफ लाइफ, मतलब 0.693 अपॉन 1620 पर ईयर, ठीक है ना। सेकेंड, a certain element has a half life of 20 days. What is the average life? Half life पता है आपको, average life कितना होगा, 1.44 times half life. So आंसर आया 1.44 times 20, 28.8 days. Third, half life of a radon is 3.8 days. How many days 9/20 of the sample will decay? तो left undecayed कितना होगा, n0 में से 19/20 n0 माइनस कर दो, सो 1/20 n0, ये लेफ्ट अनडिकेड है, आपको अनडिकेड चाहिए होता है ना, सो n/n0 कितना हुआ, 1/20, ये होता है हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 1/20, तो 2 to power n हुआ 20, n log 2 हुआ log 20, log 20 की वैल्यू log 2 plus log 10, log 10 1, log 2.3010, so 1.3010 divided by 0.3010, so n कितना होता है, टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, सो टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इज 1.301 डिवाइडेड बाय 0.301, सो टाइम कितना हुआ, 1.301 डिवाइडेड बाय 0.301 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ विच इज 3.8 days. हो जाएगा कैलकुलेट, लॉजिक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, 1 milligram radium has 2.68 into 10 to power 18 atoms. Its half-life is 1620 years. How many radium atoms will disintegrate from 1 milligram of pure radium in 3240 years? 3240 years मतलब number of half-lives हो गया, total time upon time of half-life, that is 3240 divided by 1620, आंसर आया 2, तो 2 हाफ लाइफ्स हो जाएंगी, 2 हाफ लाइफ्स हो जाएंगी। आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी रेडियम एटम्स विल डिसइंटीग्रेट, सो नंबर ऑफ रेडियम एटम्स लेफ्ट वो हो जाएगा n0 इंटू हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, n0 कितना है, 2.68 into 10 to power 18 इंटू 1 बाय कितनी हाफ लाइफ हैं, 2, 1/4, 4 से डिवाइड करो, 0.6 चौके 24, 28 7 चौक 28 इंटू 10 to power 18, ये लेफ्ट है, सो नंबर ऑफ रेडियम एटम्स डिकेड वो कितना हो जाएगा, टोटल में से माइनस कर दो, n0 कितना है, 2.68 इंटू 10 to the power 18, इसमें से 0.67 इंटू 10 to power 18 को माइनस करो, आंसर आ गया 2.01 इंटू 10 to power 18 एटम्स। नो प्रॉब्लम, मैच कर गया इसका आंसर। नेक्स्ट 11th, the half-life of radon is 3.8 days. How much? Calculate how much 15 milligram of radon will remain after 38 days. After 38 days, तो number of half-lives हो गई 38 upon 3.8 यानी 10. So m by m0 is half की power number of half-lives. ये भी बताया था, मास की टर्म्स में भी चल जाता है। ओरिजिनल मास कितना है, 15 मिलीग्राम इंटू हाफ की पावर 10 मिलीग्राम्स,
2 टू पावर 10 कितना होता है 1024, 2 टू पावर 10 कितना होता है 1024, सो 15 अपॉन 1024 मिलीग्राम्स। तो आंसर आ गया 0.014, क्या 0.014 मिलीग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट 12th, half life of polonium is 140 days. In what time 15 gram of polonium will be disintegrated out of its initial mass of 16 grams? So left, polonium left, वो हो गया 1 ग्राम, 15 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो गया। सो m by m नॉट इज हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। m कितना है 1 ग्राम, रिमेनिंग ओरिजिनल कितना था 16 ग्राम, इज हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो गई 4, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो गया टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हाफ लाइफ्स। सो 4 इंटू हाफ लाइफ का टाइम कितना है 140, आपके पास आ गया 560 डेज, 560 डेज। क्लियर? नेक्स्ट 13th, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इज 1600 ईयर्स। हाफ लाइफ आपको 1600 साल दी हुई है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओनली 1 मिलीग्राम ऑफ इनिशियल 10 ग्राम बी लेफ्ट। सो m by m नॉट इज हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। m कितना है 1 मिलीग्राम 10 to power -3, m नॉट कितना है 10 ग्राम्स इज हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। मानते हो बेटा? कितना हुआ 10 to power 4 इज 2 to power n, 4 log 10 इज n log 2, 4 log 10 1 हो गया, log 2.3010, सो n हो गया 4 अपॉन 0.3010। टाइम कितना हुआ 4 अपॉन 0.3010 इंटू 1600, ये 32.32 आता था शायद, उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 128 इंटू 1600, सो आंसर करीब करीब आ जाएगा इसका। कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे? इससे आ गया आंसर सबका। ये हो गया 13th। आ जाओ 14th पे। 14th कह रहा है 4 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल of half-life 10 years is kept in a store for 15 years. How much material is disintegrated? Left नहीं बोला। 4 grams of radioactive material of half-life 10 is kept for 15 years. तो number of half-lives कितनी हो गई 15 by 10 यानी 3 by 2। ये हो गया number of half-lives। 4 gram of radioactive material is kept for 15 years. How much material is disintegrated? तो left कितना होगा m is equal to m naught इंटू हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एम नॉट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम्स, हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है 3/2, 4 अपॉन 2√2 मतलब √2 ग्राम्स, 1.414 ग्राम्स। ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। तो मास डिसइंटीग्रेटेड कितना हुआ? मास डिसइंटीग्रेटेड हो गया, ओरिजिनल कितना था 4 माइनस 1.414, सो 2.586 ग्राम्स। ठीक है। 15th, half life of radioactive material is 16 years. 12.5% of the initial material will remain undecayed. So n is equal to n naught into half की पावर number of half lives. n कितना दिया हुआ है 12.5 by 100 of n naught is n naught की पावर n naught into half की पावर number of half lives. n naught से n naught कट गया, कितना आया 1/8 इज हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हो गई 3, सो टाइम कितना हुआ 3 टाइम्स हाफ लाइफ का टाइम।
हाफ लाइफ का टाइम कितना दिया हुआ है 16, आंसर आ गया 48 ईयर्स। इजी है, समझ में आ गया यहां तक। आगे 16, 17, 25 तक थोड़े से क्वेश्चंस हैं, 25 तक फटाफट अटेम्प्ट करो। 16, 17 और 25 तक फटाफट अटेम्प्ट करो, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। सामने देखो बेटा, सामने ध्यान दो। सामने ध्यान दीजिए। 16 से 16th, the atomic weight of radium is 226. It is observed that 3.67 into 10 to the power 10 alpha particles are emitted per second. मतलब आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया हुआ है 3.67 into 10 to the power 10, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया है 3.67 into 10 to the power 10 becquerel, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया हुआ है। आर एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ रेडियम, कैलकुलेट इन ईयर्स द हाफ लाइफ। अब क्या करें, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला होता है, लैम्डा टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स, लैम्डा टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ एटम्स चाहिए होगा, तो 1 ग्राम रेडियम का नंबर ऑफ एटम्स निकालो, 226 है, तो आप बोलोगे 226 ग्राम्स ऑफ रेडियम contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms. So 1 gram of radium contains 6.023 into 10 to the power 23 divided by 226 इतने atoms. Yes or no? 1 ग्राम रेडियम में इतने एटम्स होंगे। अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, लैम्डा टाइम्स नंबर, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन दिया है 3.67 इंटू 10 टू द पावर 10। आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ 0.6931 अपॉन हाफ लाइफ इंटू नंबर ऑफ एटम्स 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 226। सो हाफ लाइफ कितनी आई, 0.6931 into 6.023 into 10 to the power 23 divided by 3.67 into 10 to the power 10 into 226। क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा, क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा, क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में आई यहां तक बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आफ्टर 2 hours 1/16 of the initial amount of certain radioactive isotope decays। 2 hours के बाद नंबर कितना है 1/16, एक मिनट लेफ्ट नहीं, कहां गया, आफ्टर 2 hours 1/16 ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज, तो नंबर हो गया, रिमेनिंग हो गया n0 माइनस 1/16 टाइम्स n0। यस और नो, होगा ना, डिके हो गया n0/16, तो रिमेनिंग कितना हुआ n0 माइनस n0/16, मतलब 15/16 टाइम्स n0। ये गलती करी थी आप लोगों ने। सो n/n0 इज 1/15/16। हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स इज 15/16, 2 to power n is 16/15, n log 2 is 4 log 2 minus log 15, log 3 और log 5 कितना हुआ, n into 0.3010, n की वैल्यू हो गई 4 माइनस, पहले राइट साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, n into 0.3010 is equal to 4 times 0.3010 minus 0.4771 minus log 5 0.6990। कैलकुलेट करो, 0 4 0
4 तिया 12, 1.2040 माइनस इन दोनों को ऐड करो 1, 9 7 16, 17 10 11, 1.1761, ये कैलकुलेट हो जाएगा। सो n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू जो आएगी आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कितना होगा, हाफ लाइफ इंटू दिस वैल्यू, कर लोगे कैलकुलेट। हाफ लाइफ निकालनी है, अच्छा हाफ लाइफ निकालनी है। सो हाफ लाइफ कितना हुआ, हाफ लाइफ हुआ 2 hours डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गई बात। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 days. In how many days its activity dropped to 1/16 of its initial? So activity हो गया 1/16 of original. So a by a naught is 1/2 to power 4. So n कितना आ गया 4, टाइम कितना हो गया 4 टाइम्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना है 3.8, 15.2 days। ठीक है बेटा, क्लियर। 18th 19th, out of every 10 to power 6 radium atoms, how many radium atoms will be left after 3200 years? Half life of radium is 1600 years. So number of atoms हो गया हाफ की पावर number of half lives। number of half lives कितनी है 2, आंसर हो गया 1/4। So n naught by 4, टोटल रेडियम एटम्स कितना है 10 to power 6, आंसर आ गया हाफ 1/4 into 10 to power 6, मतलब 2.5 into 10 to power 5 एटम्स, इतने लेफ्ट। क्लियर। 20th, radium has half life of 1620 years. If 1 gram of radium is taken into capsule, then after 4860 years, number of half lives हो गई 4860 divided by 1620, that is 3. The amount of radium left will be 0.5 gram। कितना ऑप्शन निकालना है। So इनिशियल 1 ग्राम है तो m कितना होगा m नॉट, हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, m नॉट कितना है 1 ग्राम, हाफ की पावर 3, हाफ की पावर 3 यानी 1/8 ग्राम्स, 0.125 grams। Clear? Next, 21. Radioactive element has a half life of 2500 years. Half life है 2500 साल। In how many years will the mass decay by 90% of its initial mass? तो remaining कितना हुआ 10%, यही मतलब हुआ। remaining कितना हुआ 10%। So m by m naught is 1/10. Half की पावर number of half lives is 1/10. 2 to power n is 10. n log 2 is log 10 1. n हो गया 1/0.3010। या I guess 32.32 आता था, 32.32 आता था शायद। आपको टाइम निकालना है, टाइम कितना हो गया 32.32 into 2500 years। ठीक है। नेक्स्ट 22, radioactive isotope has a half life of t years. How long will it take the activity to reduce to 3.125%? Activity हो जाए 3.125 by 100 of original। So a by a naught हो गया 1/32। So half की पावर number of half lives हो गया 1/2 to power 5, n हो गया 5, so time हो गया 5 times t। सेकेंड पार्ट 1%, ये a पार्ट है, b पार्ट है 1%, a by a naught is हाफ की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ये दिया है 1% बचे, 1/2 to power n, 2 to power n हो गया 100, so n log 2 हो गया 2, n कितना हो जाएगा 2/0.3010, कैलकुलेट हो जाएगा 64
6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 1/.3010 32 होता है या 3 पॉइंट होता था? 3 पॉइंट होगा, 32 नहीं होगा, 3 पॉइंट होगा। जो भी ये वैल्यू आएगी मेरे को ध्यान नहीं है। सो 1/0.3010 इंटू 2500, ये पिछले वाले का आंसर, इसका भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया 22 तक। 23, सपोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम मोहनजोदाड़ो गिव्स एन एक्टिविटी ऑफ 9 डिके पर मिनट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, सपोज अ स्पेसिमेन फ्रॉम मोहनजोदाड़ो गिव्स अ एक्टिविटी ऑफ 9 डिके पर मिनट। आज वो एक्टिविटी कितनी दिखाता है? 9 डिके पर मिनट per gram for carbon atom. Estimate the approximate age of Indus Valley civilization. Giving living plant gives about 15 decay per minute. ये क्या हुआ? मतलब ओरिजिनल एक्टिविटी जब वो जिंदा था तो था 15 पर मिनट, और आज उसकी एक्टिविटी कितनी है? 9 डिके पर मिनट। आपको टाइम निकालना है, कितनी पुरानी सिविलाइजेशन थी, जब सब मरे थे तो कितना था, यही मतलब हुआ। So activity A by A naught is half की power number of half lives. So 9/15 is 1/2 to power n. So 3/5. So 2 to power n हो गया 5/3. So n log 2 is log 5 minus log 3. So n कितना हुआ? 0.6990 minus 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.3010। कैलकुलेट हो जाएगा n। आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम हो जाएगा 5730 इंटू ये वैल्यू, ठीक है। देखो एक्टिविटी आधी भी नहीं हुई, मतलब हाफ लाइफ अभी अचीव नहीं हुई। 5730 से कम आएगा आंसर, ठीक है ना। 24th, obtain the amount of cobalt 2760 necessary to provide a radioactive source 8 millicurie strength. Rate of disintegration है 8 millicurie, 8 into 10 to the power minus 3। क्यूरी कितना होता है? 3.7 into 10 to the power 10। yes or no? यही होता है। तो इतना बैक्यूरल। आपको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पता लग गया। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ कोबाल्ट, मतलब मास निकालना है, कितना मास ऑफ कोबाल्ट चाहिए कि इतनी रेडियो एक्टिव वो हो जाए। तो अब आप क्या करो, पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालो। इसमें लैम्डा निकालना पड़ेगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। लैम्डा निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बैक्यूरल है, पर सेकेंड है और ये ईयर्स है। लैम्डा हो जाएगा 0.6931 अपॉन 5.3। ईयर्स को कन्वर्ट करो, 1 ईयर में 365 डेज, 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, इतना पर सेकेंड। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये कैलकुलेट हो जाएगा। लॉजिक समझ लो, ये कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। अब कोबाल्ट है, आप क्या बोलोगे? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 60 ग्राम्स। सो ये n नंबर ऑफ एटम्स कितना कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? 60 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू n, इतना ग्राम्स। ये आंसर होगा। कैलकुलेशन हो जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आपको बोल रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस disintegrates into 2 types of daughter nuclei, one type with disintegration constant lambda 1, the other type with disintegration constant lambda 2. Determine the half life of the radioactive substance. आपको हाफ लाइफ निकालना है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का। क्या करोगे? radioactive substance disintegrate into 2 daughter nuclei, one with disintegration lambda 1, the other with disintegration lambda 2. तो X है वो 2 में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, Y1 और Y2 में। इसका लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है। इसका लैम्डा 1 है, इसका लैम्डा 2 है। यहां तक क्लियर? मतलब इसकी हाफ लाइफ हो गई 0.6931 अपॉन लैम्डा 1, इसकी हाफ लाइफ हो गई 0.6931 अपॉन लैम्डा 2। मानते हो?
ये हाफ लाइफ हो गई दोनों की। x का आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसका हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है, इसका हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ क्या होगा? कंबाइंड लैम्डा ले लेंगे। कैसे? एवरेज करेंगे। सोचो दोबारा, क्यों ऐड करेंगे? सोचो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सोचो। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हुआ? दोनों का सम। पहले का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एटम्स, दूसरे का लैम्डा 1 नंबर ऑफ एटम्स फर्स्ट के, लैम्डा 2 नंबर ऑफ एटम्स सेकंड के। दोनों के नंबर ऑफ एटम्स तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि डिसइंटीग्रेट जितने होंगे उतने ही रहेंगे ना। लैम्डा 2 एन कट गया, लैम्डा किसके बराबर हुआ? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सो 0.6931 अपॉन हाफ लाइफ किसके बराबर हुआ? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। सो ओवरऑल हाफ लाइफ कितनी हुई? 0.6931 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। क्या ये समझ में आया क्यों हुआ? क्लियर? सो ये था आपका रेडियो एक्टिविटी। अगली क्लास में हम लोग करेंगे, अगली क्लास में करेंगे अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।